दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेयरहाउस वाले .com के फाउंडर मिस्टर रणविजय सिंह से और समझने की कोशिश करेंगे कि वेयरहाउस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, उसका क्या फ्यूचर है, क्या ग्रोथ है। और बहुत सारे ओनर्स के सवाल रहते हैं वेयरहाउस से रिलेटेड कि उसमें क्या स्कोप रहेगा, क्या ग्रोथ रहेगी, कैसे वेयरहाउस का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में रहेंगे आज। और चलिए अब हम बात करते हैं वेयरहाउस वाले .com के फाउंडर मिस्टर रणविजय सिंह से। सर, तो हमारा ये क्वेश्चन है कि जैसे एक स्मार्ट वेयरहाउस ओनर कि उससे मतलब वो कैसे अपने वेयरहाउस को रेंट कर सकता है। देखिए, एक स्मार्ट वेयरहाउस ओनर होता क्या है, पहले तो ये समझने की जरूरत है। एक स्मार्ट वेयरहाउस ओनर वो होता है कि वो अपने वेयरहाउस को कभी खाली ना होने दे। वेयरहाउस खाली क्यों होते हैं, एक टेनेंट एक वेयरहाउस खाली क्यों करता है, ये हमें जानने की जरूरत है। एक कंपनी अगर आपका वेयरहाउस लेती है किराए पे, तो वो देखती है कि अगल बगल उसका क्या रेंटल चल रहा है। अगर आपने उसको बहुत महंगे में वेयरहाउस दिया है तो वो अगल बगल में सस्ते वेयरहाउस ढूंढने लगेगी और वहां पे शिफ्ट हो जाएगी और आपका वेयरहाउस खाली हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, जब भी आप अपना वेयरहाउस रेंट आउट करें तो जो वहां का मार्केट रेट है उसके हिसाब से ही रेंट आउट करें। अगर आपने 20 रुपए का रेंटल मांग लिया और बगल वाले ने आपका वेयरहाउस बना के उसको 15 रुपए में ही रेंट आउट कर दिया तो आपका वेयरहाउस खाली रहेगा। तो एक स्मार्ट वेयरहाउस ओनर क्या होता है कि अपने पास जो कंपनी आई है उसको जाने ना दे और हमेशा 12 महीने उसको किराया मिलता रहे। और जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वेयरहाउस कंपनी ओनर्स की या कंपनी की, जैसे कुछ छोटा मोटा रिपेयर मेंटेनेंस का काम है, वॉशरूम का कुछ काम है, तो टाइम से आप करा के देंगे तो कंपनी बहुत कंफर्ट जोन में रहती है कि यार नहीं, लैंडलॉर्ड अच्छा है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक मेरे हिसाब से एक स्मार्ट वेयरहाउस ओनर इस तरह से होना चाहिए। सर, जैसे कि बहुत सारे ओनर्स या मतलब इस वेयर हाउस की फील्ड में नए आ रहे हैं, तो मतलब अगर देखा जाए तो मतलब उनको कैसा मतलब लैंड अगर वो परचेज करना चाहते हैं तो वो कैसा लैंड परचेज करें। देखिए, अगर हम वेयरहाउस इंडस्ट्री की बात करें तो उसको हम अ, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं, वहाँ पे वेयरहाउसिंग कैसी हो रही है। दूसरा है टायर बी सिटी में, बी क्लास की सिटी में, जैसे लखनऊ है, कानपुर है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है, ये बी क्लास की सिटी है। इसके बाद सी टायर की सिटी आती है, जैसे गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, महाराजगंज। तो यहाँ भी वेयरहाउसिंग की डिमांड है। तो आपका सवाल ये था कि लैंड हम कैसे देखें। हाँ, लैंड जैसे हम कैसे परचेज करें, कोई भी ओनर नई फील्ड तो में अगर आप जैसे लखनऊ जैसे शहर में या कानपुर जैसे शहर में आप लैंड परचेज करना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि नो एंट्री जोन के बाहर वो लैंड होनी चाहिए। नो एंट्री जोन के बाहर लैंड होने से सबसे बड़ी फायदा ये होता है कि अगर कोई ट्रक आपके वेयरहाउस पे जाने के बीच में नो एंट्री जोन में आता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ट्रक जब पुलिस वाले रोक लेते हैं उस पे नो एंट्री जोन पे ही, तो आपका स्टॉक समय से वेयरहाउस में डिलीवर नहीं हो पाता, तो डिलीवरी इफेक्टेड होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि नो एंट्री जोन के बाहर अगर आपको सस्ती लैंड मिले, अप्रोच रोड अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे आप अपना लैंड खरीद के वेयरहाउस बना सकते हैं। से कुछ ओनर्स का ये भी सर सवाल रहता है कि मतलब नगर निगम के अंदर या बाहर मतलब लैंड का क्या बेनिफिट रहता है। देखिए, नगर निगम के अंदर और नगर निगम के बाहर जो लैंड होती है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि नगर निगम के क्षेत्र में जितने भी वेयरहाउस आते हैं, एक तो उनको प्राइवेट वेयरहाउस कह सकते हैं, और नगर निगम के बाहर जो भी वेयरहाउसिंग होती है उसमें मोस्टली लोग पूछते हैं कि सर इसमें जो रूरल वेयरहाउसिंग है उसमें सब्सिडी मिलती है कि नहीं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो यूपी में वेयरहाउसिंग होती है उसमें बहुत सब्सिडी नहीं मिलती है। जैसे आप अगर राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे सरकार प्रमोट करती है रूरल वेयरहाउसिंग को, स्टोरेज को, ठीक है। तो वहाँ पे दिक्कत नहीं है उन स्टेट्स में। बट अपने यहाँ क्या होता है, नगर निगम के बाहर आप लैंड लें या नगर निगम के अंदर लैंड लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अप्रूवल लेना ही पड़ता है, चाहे वो जिस जोन में आए लैंड। आप समझ गए, अगर वो लैंड जिला पंचायत में आती है तो जिला पंचायत से अप्रूवल लेना पड़ेगा,
अगर वो नगर निगम में आती है तो नगर निगम से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो उसके बाहर और अंदर होने से कोई मतलब नहीं है। अप्रोच रोड सर कैसा होना चाहिए वेयर हाउस के आगे? मेरा ये मानना है कि अप्रोच रोड ऐसा होना चाहिए कि जो 40 फीटा और 60 फीटा कंटेनर का मूवमेंट होता है वेयर हाउस में, वो इजीली वेयर हाउस के अंदर जा सके, कहीं अगर टर्न हो तो आसानी से मुड़ सके। तो बहुत ही पतली रोड ना हो जहाँ पे कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, या एक ट्रक जा रहा दूसरा ट्रक आ ना पाए, तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो अप्रोच रोड कम से कम 40 फीट की होनी चाहिए, मेरा ये मानना। अगर 40 फीट नहीं है तो मूवमेंट में थोड़ा सा इशू आता है। बट ऐसा नहीं है कि 20 फीट की रोड पे वेयर हाउस नहीं बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं और रेंट आउट भी हो जाते हैं। बट अगर 40 फीट की लैंड फीट पे वो आपको वेयर हाउस मिल रहा है, मतलब उसे अच्छा अप्रोच रोड माना जाता है। हाँ, उसको अच्छा अप्रोच रोड मान सकते हैं। जैसे पीईबी जो रहता है, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए जैसे वेयर हाउसेस बनते हैं तो? देखिए, जो पीईबी स्ट्रक्चर की बिल्डिंग होती हैं उसका स्पेसिफिकेशन बहुत नॉर्मल है। इसकी जो प्लिंथ हाइट होनी चाहिए वो 4 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें जो फ्लोरिंग होती है वो FM2 फ्लोरिंग होनी चाहिए, जिससे कि जब भी ट्रॉलियों का मूवमेंट हो वेयर हाउस के अंदर तो फ्लोर टूटेगा। इसके अलावा जो अभी वेयर हाउस बन रहे हैं पीवी स्ट्रक्चर के, उनकी मिनिमम हाइट 35 फीट सेंटर हाइट होनी चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि लॉजिस्टिक कंपनियां उसमें रैक्स हो जाती हैं। तो अगर आप हाइट अच्छी दोगे किसी भी वेयर हाउस की तो कस्टमर उसको प्रेफर करता है। मोस्टली लॉजिस्टिक कंपनियां वेयर हाउस लेती हैं, तो जिनकी हाइट अच्छी रहती है उसके अंदर वो फ्लोरिंग अच्छे से कर सकती हैं। फ्लोर मतलब कई फ्लोर बना देती हैं, रैक्स लगाती हैं, जिससे स्टोरेज कैपेसिटी उनकी बढ़ जाती है। पीवी वेयर हाउस का सर क्या रेंटल होना चाहिए? पीवी वेयर हाउस का जो रेंटल है वो मोटा मोटा ये मान के चलिए 16 रुपए से लेके 20-22 रुपए तक का रेंटल है। वो डिपेंड करता है कि किस लोकेशन में है और उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, उन्होंने क्या एमिनिटीज दे रखी हैं। एमिनिटीज का मतलब पार्किंग एरिया क्या है, सिक्योरिटी वाइज चीज़ें क्या हैं वहाँ पे, फायर एनओसी है कि नहीं है, उस पर भी रेंटल डिपेंड करता है। सर वेयर हाउसिंग में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसका क्या ROI होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कैसा होना चाहिए? देखिए, इस समय जो वेयर हाउस में ROI है वो करीब 24 से लेकर 28% की ROI है पर एनम, यानी 2% पर मंथ के हिसाब से ROI है। तो एक हैंडसम ROI है कि अगर आप वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो 2% तो मिनिमम पर मंथ के हिसाब से ROI आती है, तो साल का 24%। और कहीं कहीं पे आपने सस्ती लैंड अगर खरीदी है तो ROI करीब 28 से 30% भी जाती है। वेयर हाउस सर बिल्ट अगर करवाना चाहता है कोई ओनर तो उसका मतलब क्या एक्सपेंस होता है पर स्क्वायर फीट का अगर देखा जाए तो? देखिए, अगर पीवी स्ट्रक्चर में आप लोकल फैब्रिकेटर से वेयर हाउस बनवाते हैं, जैसे 2 तरह की कंपनियां हैं, एक तो ब्रांडेड है, एवरेस्ट है, किरवी है जो वेयर हाउस बनाती है, एक है लोकल फैब्रिकेटर जो वेयर हाउस बनाता है। तो दोनों में फ़र्क है, कॉस्टिंग में फ़र्क है। जहाँ की एवरेस्ट और किरवी 1700-1800 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट लेती हैं, लोकल फैब्रिकेटर आपको 600-700 रुपये में वही चीज़ बना के दे देता है। तो मोस्टली जिनका बजट कम है, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको लोकल फैब्रिकेटर ही चुनना चाहिए और अपनी देख रेख में वो वेयर हाउस का कंस्ट्रक्शन कराएं। क्योंकि एक बार आपने वेयर हाउस बना लिया तो आपको आइडिया हो जाता है यार दूसरा में मुझे बिल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लोकल फैब्रिकेटर से पहला वेयर हाउस बनाएं, उसके बाद सारी चीज़ें समझने के बाद उसका आगे का बढ़ाएं। सर से बहुत सारे ओनर्स के मन में डर रहता है कि वो जैसे वेयर हाउस बनवाएंगे फिर वो आगे रेंट आउट हुआ कि नहीं हुआ, तो बहुत सारे मतलब इन्वेस्टमेंट करने में इसमें लोगों को इस टाइम पे थोड़ा सा डर रहता है कि रेंट आउट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, ये डर सबको होता है और होना भी चाहिए। कोई भी नया इन्वेस्टर या बिजनेसमैन नई इंडस्ट्री में आता है तो उस इंडस्ट्री का उसको पता नहीं होता है कि यार मैं आऊँगा, मैंने बनवा लिया, रेंट आउट ना हो, मेरा पैसा फंस जाए। तो ये सबके मन में सवाल होते हैं, हमारे जैसे लोगों के मन में भी सवाल होते हैं जब हम इस इंडस्ट्री में आए थे। बट ये सबसे सेफ जोन वाली इंडस्ट्री है। रेंटल इनकम में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपने एक बार वेयर हाउस रेंट आउट करा दिया 5 साल 7 साल के लिए, तो आपको इस वेयर हाउस पे एक प्यून भी रखने की जरूरत नहीं है और जैसे आपको सैलरी मिलती है वैसे ही आपको रेंटल हर महीने आपके खाते में आता है। तो ये ऐसा बिजनेस है जो पिछले 4 सालों से 44% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और बहुत सारे बिजनेसमैन अपना ट्रेडिशनल बिजनेस छोड़ के वो आ रहे हैं वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री में। क्यों?
क्योंकि उनको फिक्स रेंटल इनकम मिल रही है। तो ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को, तो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। सर जैसे एक ओनर है वो एक वेयर हाउस कैसा बिल्ड कर रहा है, मतलब एक सुटेबल, मतलब क्या सुटेबिलिटी होनी चाहिए कि एक कंपनी, सारी कंपनी के लिए क्या सुटेबल होना चाहिए? हाँ, आपका सवाल ये है कि मतलब मैं कैसा वेयर हाउस बनाऊं हाँ। कि सारी कंपनियों के लिए वो सुटेबल रहे। एक बेसिक स्पेसिफिकेशन कह सकते हैं। देखिए, जो आज के डेट में वेयर हाउस बन रहे हैं वो वेयर हाउस है पीवी स्ट्रक्चर के वेयर हाउस बन रहे हैं, जो 4 फीट की प्लिंथ हाइट पे बनते हैं। तो 4 फीट की प्लिंथ हाइट पे बनने से वेयर हाउस लोडिंग अनलोडिंग में कोई इशू नहीं आता। क्यों? आप ग्राउंड लेवल पे वेयर हाउस बना देंगे, वो कंपनियां प्रेफर ही नहीं करती उसको। तो हमेशा 4 फीट डॉक लेवल पे वेयर हाउस बनाएं, मैक्सिमम शटर दें, मैक्सिमम लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट दें, और एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि आपको पार्किंग एरिया देना चाहिए, क्योंकि जब सीजन आता है, गाड़ियों का मूवमेंट होता है वेयर हाउस में, तो पार्किंग को लेकर बहुत इशू होता है। क्योंकि ओनर जमीन महंगी खरीदता है, इसलिए पार्किंग में एरिया कम छोड़ता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी वेयर हाउस बनवाएं तो पार्किंग का ध्यान रखें, क्योंकि गाड़ियां आती हैं और आप जगह नहीं दोगे पार्किंग का, तो ऑपरेशन रिलेटेड इशू फेस करती हैं कंपनियां, इसलिए वेयर हाउस चेंज कर देती हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई वेयर हाउस आप बिल्ड कर रहे हैं तो पार्किंग एरिया दें, अगर कोशिश करें फायर एनओसी मिल जाए तो फायर एनओसी के साथ वेयर हाउस बनाएं, फ्लोरिंग ट्राइमेक्स जरूर कराएं, क्योंकि सारा लोड जो होता है वो फ्लोर पे ही होता है। वेयर हाउस में सबसे ज़्यादा ट्रॉलियों का मूवमेंट होता है, स्टॉक इधर से उधर होता है, तो सबसे ज़्यादा फ्लोर ही डैमेज होता है। तो फ्लोरिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, आप मजबूत फ्लोरिंग बनाएं जिससे वो लंबे समय तक चल सके, और आपको भी रिपेयर मेंटेनेंस बार बार नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी हमेशा ये शिकायतें करती है कि सर आपका फ्लोर टूट गया, आपका फ्लोर टूट गया, आपका फ्लोर टूट गया। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, जब भी कोई वेयर हाउस बनाया आप प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपर फैब्रिकेटर, प्रॉपर सिविल इंजीनियर से पूछ के कि भैया मुझे इस तरह का फ्लोर बनाना है, मुझे इस हाइट का वेयर हाउस बनाना है, मुझे 4 फीट का प्लिंथ हाइट पे वेयर हाउस बनाना है, मुझे फायर एनओसी भी लगवानी है, मुझे प्रॉपर पार्किंग एरिया भी चाहिए। तो प्रॉपर एक होमवर्क करने के बाद एक वेयर हाउस बनाए तो ज़्यादा फायदा होगा। सर ऐसे ओनर के मन में और भी क्वेश्चंस में एक ये भी क्वेश्चन रहता है कि बैंक मतलब कि वेयर हाउसिंग के टाइम पे लोन देगी या नहीं देगी? देखिए, बैंक जो है ना, बैंक अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बना के देते हो बैंक को कि सर मैं इस पर्टिकुलर इस एरिया में इस साइज का ये वेयर हाउस बनाऊंगा, ठीक है, और इसकी कॉस्टिंग ये आएगी, ये हमें रेंटल इनकम मिलेगी, तो बिल्कुल 70 to 80% बैंक आपको उस पूरे प्रोजेक्ट पे लोन कर देता है, और जो रेंटल आता है उसी से आपकी ईएमआई चली जाती है। सर एलओआई क्या होता है? ये देखिए, एलओआई का मतलब होता है लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है कि जब कोई कंपनी आपसे ये बात करती है कि हमें आप एक ऐसा वेयर हाउस बनवा के दो जो मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है, तो उन शर्तों को जब पूरा करने के लिए एक लेटर इशू करती है कंपनी, जब एक वेयर हाउस ओनर को, तो उसको एलओआई बोलते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं, कि मतलब आप हमारे स्पेसिफिकेशन से ये इस तरह का वेयर हाउस आप हमें बना के दें, जिसका हम आपसे एक एग्रीमेंट करेंगे, हम आपको एक लेटर इशू कर रहे हैं, उसको एलओआई बोलते हैं। अगर बात करें तो वेयर हाउस में 2 वेयर हाउस रहते हैं, एक तो बिल्ड टू शूट रहता है, एक तो रेडी टू मूव रहता है। सर तो बिल्ड टू शूट वेयर हाउस क्या होता है? देखिए, बिल्ड टू शूट वेयर हाउस वो होता है कि एक कंपनी आपके एरिया में आती है और उसको लगता है कि मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे कोई वेयर हाउस नहीं है, तो एक लैंड ओनर को, वो लैंड ओनर के पास जाती है और कहती है भाई आपके पास लैंड है, तो मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप मुझे वेयर हाउस बना के दे दो, यानी कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा वेयर हाउस बना के आप मुझे दे दो, ठीक है, तो उसको बिल्ड टू शूट वेयर हाउस कहते हैं। बिल्ड टू शूट वेयर हाउस में कंपनियां क्या करती हैं, लैंड ओनर को एक लेटर इशू कर देनी, जिसको एलओआई बोलते हैं, ओनर उस बिहाफ पे वो सारा अपना मैनेज करता है और एक सर्टेन पीरियड 6 से 8 महीने में उनको वेयर हाउस बना के दे देता है, तो उसको बिल्ड टू शूट वेयर हाउस कहते हैं। मोस्टली कंपनियां जहाँ पे वेयर हाउस नहीं मिलते हैं या रेडी टू मूव वेयर हाउस अवेलेबल ही नहीं है, तो बिल्ड टू शूट वेयर हाउस का एग्रीमेंट करके और वेयर हाउस बनवा के
उसमें अपना स्टॉक शिफ्ट कर लेती है। सर तो कंपनी पहले किसे प्रेफर करती है, रेडी टू मूव वेयर हाउस को या बिल्ड टू सूट? कंपनी हमेशा रेडी टू मूव वेयर हाउस को ही प्रेफर करती है। हाँ, उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर वेयर हाउस नहीं मिला तो वो बिल्ड टू शूट वेयर हाउस में जाती हैं, और फिर कंपनियां कुछ एडवांस देती हैं लैंड ओनर को, उनको लेटर देती हैं, फिर उस हिसाब से वो अपना वेयर हाउस बना के उनको। लीज एग्रीमेंट सर कैसे होता है? देखिए, दो तरह का लीज एग्रीमेंट होता है, एक होता है रजिस्टर्ड, एक होता है नॉन रजिस्टर्ड। मोस्टली कंपनियां रजिस्टर्ड एग्रीमेंट प्रेफर्ड करती हैं। उसकी वजह क्या है कि जब कोई वेयर हाउस रेंट पे उठता है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है कंपनी को। उसको जीएसटी नंबर लेना होता है, उसको फूड लाइसेंस लेना होता है। तो जब भी आप ये लाइसेंस लेने जाओगे ना तो उसमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही मांगते हैं, और ओनर को भी फायदा है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने में। उसका ये होता है कि अगर उस प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया उसने और उसकी वैल्यू बैंक को दिखा के वो अच्छा खासा लोन ले सकता है। तो दोनों चीज़ों के फेवर में होता है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। वैसे तो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे भी लोग एग्रीमेंट करा लेते हैं, बट उसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। एंड सर रूरल और अर्बन वेयर हाउसेस में क्या डिफरेंस है? देखिए, रूरल वेयर हाउसिंग में मोस्टली ना सरकार उसको प्रमोट करती है। एक संस्था है नाबार्ड जो रूरल वेयर हाउसिंग को प्रमोट करती है। जो नाबार्ड है वो रूरल वेयर हाउसिंग को प्रमोट करती है। रूरल वेयर हाउसिंग में होता क्या है कि सरकार नाबार्ड आरबीआई के थ्रू मिलके आपको फंड देती है, और आप उस पर वेयर हाउस बिल्ड करके आप कमोडिटी से रिलेटेड कंपनी को ही दे सकते हैं। मतलब अगर सरकार ने आपको फंड दिया वेयर हाउस बनाने के लिए, तो वो वेयर हाउस सिर्फ आप कमोडिटी से रिलेटेड कंपनियों को ही किराए पे दे सकते हैं। यानी सरकार कंपनीज को नहीं दे सकते हैं, ई कॉमर्स कंपनी को नहीं दे सकते जब तक लोन चल रहा है। लोन जब तक चलेगा आप सरकारी कंपनी को ही दे सकते हैं। सर एक मेरा क्वेश्चन है कि वेयर हाउस बनता है, क्या डॉक्यूमेंट आवश्यकता पड़ती है वेयर हाउस बनाने के लिए? वेयर हाउस बनाने के लिए या किराए के लिए? वेयर हाउस बनाने के लिए। देखिए, वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए आपको सबसे पहली चीज क्या होती है, उसका लैंड यूज क्या है। जो भी अथॉरिटी लगती है उस लैंड की जो भी अथॉरिटी है, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे एलडीओ हो, चाहे जो भी अथॉरिटी लगती है, उस अथॉरिटी से उस वेयर हाउस का मैप अप्रूव होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा प्रोविजनल फायर एनओसी का भी आपको एक फायर डिपार्टमेंट से लेना होता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है, जो भी आर्किटेक्ट बना रहा है, उसके स्ट्रक्चर का क्या अप्रूवल है, क्या वेट है, वो सारा रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि कंपनी ये मानती है। सर लीडा और जिला पंचायत में क्या अंतर है? देखिए, लीडा एक अथॉरिटी है जो सरकार ने बनाया है। लीडा मतलब लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस तरह से हर जगह अथॉरिटी है। आप मुंबई में चले जाएं तो पनवेल इंडस्ट्रियल एरिया है। इस तरह से हर स्टेट में उनका एक उनका इंडस्ट्रियल जोन है। जयपुर में इंडस्ट्रियल जोन अलग है, आपका मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल जोन अलग है। तो हर स्टेट का एक जोन है। उस जोन में अगर वो लैंड आती है तो उसको उसकी जो अप्रूवल है, उसका जो अप्रूवल है वो अथॉरिटी देती है। और मार्केट में कुछ बातें जैसे कि वेयर हाउस के लीडा, और जैसे बताते हैं कि लीडा में बहुत टाइम लगता है अप्रूवल मिलने में, और जिला पंचायत में बड़ी आसानी से मिल जाता है। देखो, अथॉरिटी जब भी कोई अप्रूवल देती है आपको, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि वो फीस भी ज़्यादा लेती है आती, क्योंकि उसने अपने हिसाब से वो जोन बना रखा है। तो जब कोई भी इंडस्ट्रियल जोन में आप कोई वेयर हाउस बनाओगे तो हमेशा उसका अप्रूवल महंगा होगा। जब भी आप जिला पंचायत के पास जाओगे तो जिला पंचायत में हमेशा सस्ता होता है। सर क्या कंपनी पहले ही एग्रीमेंट करवा लेती है या बाद एडवांस देती तो काम होता है उसका? देखिए, क्या होता है ना, कंपनी जो होती है, कि मैंने कहा ना, जहाँ बिल्ड टू शूट का एग्रीमेंट होता है वहाँ पे कंपनी आपसे पहले एग्रीमेंट कर लेती है कि भाई मेरी ये शर्तें हैं, मेरा ये किराया है, मुझे इस तरह का वेयर हाउस आप बना के दे दो। उसके लिए कंपनी आपको कुछ एडवांस भी देती है। आप ये ना समझो कि पूरा ही पैसा आपको कंस्ट्रक्शन का एडवांस देती है, ऐसा नहीं है। 1-2 महीने का सिक्योरिटी आपको दे देगी, और एक टाइम फ्रेम में आपको वो वेयर हाउस बना के देना होता है। ठीक है, अगर उस टाइम फ्रेम में आप वेयर हाउस बना के नहीं देते हो तो वो पेनाल्टी क्लॉज भी लगाती है आपके ऊपर। तो ये ध्यान रखिए, जब भी बिल्ड टू शूट वेयर हाउस साइन होता है तो बहुत सारी नियम और शर्तों के साथ वो साइन होता है, तब कंपनी आपसे एग्रीमेंट करती है। सर कंपनी